साल 2025 की सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर आखिरकार आ ही गई। हॉलीवुड की टॉप टीम ने इस पर भारी भरकम बजट लगाकर इसे बनाया है, जो एलियन सीरीज के डरावने माहौल को आगे बढ़ाती है। लेकिन इस बार का युद्ध क्षेत्र दूर अंतरिक्ष नहीं, बल्कि मानवता का आखिरी घर पृथ्वी है। कहानी की शुरुआत होती है एक रहस्यमयी हवाई हादसे से। एक स्पेसशिप बिना किसी चेतावनी के आसमान से गिर पड़ा और सटीक निशाने के साथ शहर की सबसे भीड़-भाड़ वाली सड़क पर आ गिरा। पास में तैनात सुरक्षा दल ने अपनी आंखों से इस हादसे को होते देखा। उन्हें तुरंत बचाव का आदेश मिला और वे बख्तरबंद गाड़ी में तेजी से मौके की ओर निकल पड़े। मेडिक सैनिक हर्मिट जैसे ही गाड़ी से उतरा, उसकी आंखें सामने फैले प्रलय जैसे दृश्य को देखकर ठहर गईं, क्योंकि जहाज सीधा टकराया था शहर के लाइफ एंड डेथ टावर से। घबराए हुए लोग चीखते चिल्लाते इधर उधर भाग रहे थे, लेकिन रेस्क्यू टीम का मकसद टावर के निवासियों को बचाना नहीं था। वे तेजी से टूटी फूटी इमारत और मॉल को पार करते हुए आखिरकार एक गहरे गड्ढे के पास जहाज का एक हिस्सा देख पाए। उनका मिशन था जहाज के अंदर घुसकर जितने हो सके उतने बचे हुए लोगों को ढूंढ निकालना। जहाज के किनारे पर पहले से ही एक बड़ा छेद था, जिससे अंदर जाने में उनका वक्त बच गया। वे 4 टीमों में बंट गए और अलग अलग दिशाओं में तलाश शुरू कर दी। स्क्रीन पर दिख रहा था कि इस स्पेसशिप का नाम मैजिनो है, जो खास तौर पर ब्रह्मांड के गहरे हिस्सों में रिसर्च मिशन के लिए गया था। लेकिन किसी को अंदाजा नहीं था कि इस जहाज के भीतर एक अनजान ग्रह से आई हुई घातक मुसीबत छुपी है। थोड़ी ही दूरी पर कंट्रोल रूम के स्टील प्लेटफॉर्म पर पंजों के निशान थे, जिनसे रंग बिरंगी चिंगारियां निकल रही थीं। अचानक एक स्टील प्लेट हिली और वहां से एक थका हारा अश्वेत आदमी बाहर निकला। वह इस जहाज का एकमात्र जीवित बचा व्यक्ति था। वह तेजी से कंट्रोल पैनल की ओर बढ़ा और स्क्रीन पर फैले रेस्क्यू टीम के सदस्यों को देखकर अजीब लहजे में बोला, मैं हर हाल में माल की सुरक्षा करूंगा जब तक कि रीइंफोर्समेंट यहां नहीं पहुंच जाती। असल में वो अश्वेत आदमी इंसान नहीं था, बल्कि मशीन से ताकतवर बनाया गया एक साइबोर्ग था। पहले वह वेलन टांगो कंपनी के कर्मचारियों के साथ मैजिनो जहाज पर 65 साल लंबी अंतरिक्ष यात्रा पर निकला था। आखिरकार उन्होंने एक दूरस्थ ग्रह से जीवित जीवों के सैंपल हासिल कर लिए। डिनर पार्टी खत्म करने के बाद सभी क्रू मेंबर वापस अपने अपने स्लीप पॉड में चले गए। अगर सब सामान्य रहता तो कुछ महीनों बाद वे फिर से जागते और पृथ्वी पर कंपनी के मुख्यालय पहुंच जाते। लेकिन जैसा डर था वैसा ही हुआ। वे बंद करके रखे गए जीव जैसे किसी रहस्यमयी चीज से उत्तेजित हो गए और कांच के कंटेनर तोड़कर जहाज में तबाही मचाने लगे। साइबोर्ग को बहुत पहले ही एक अजीब सी आहट का एहसास हो चुका था, लेकिन उसने खुद को कंट्रोल रूम में बंद कर लिया और तेजी से घटना का लॉग अपडेट करने लगा। यहां तक कि जब एक पायलट साथी उसकी मदद के लिए भागा आया तो साइबोर्ग ने न केवल उसे अनदेखा किया, बल्कि केबिन का दरवाजा वेल्ड करके बंद भी कर दिया। अगले ही पल उस पायलट की दर्दनाक चीखें गूंज उठीं। जब बाहर की आवाज थम गई तो एक खौफनाक एलियन अपना सिर निकालकर केबिन का दरवाजा जोर जोर से तोड़ने लगा। साइबोर्ग ने लॉग अपडेट खत्म किया और बेपरवाही से इमरजेंसी बैरियर बंद कर दिया। जैसे ही दरवाजा बंद हुआ, वो एलियन दरवाजा तोड़ते हुए अंदर घुस पड़ा। उसी वक्त स्पीकर से टकराव की काउंटडाउन शुरू हो गई और फिर वो नजारा आया जब जहाज पृथ्वी की ओर गिरने लगा। लेकिन साइबोर्ग ने यह नहीं सोचा था कि रेस्क्यू टीम इतनी जल्दी पहुंच जाएगी। एक साइबोर्ग के तौर पर उसके पास इंसानी भावनाएं नहीं थीं, उसके दिमाग में बस ऊपरी आदेश गूंज रहा था, लक्ष्य सैंपल की सुरक्षा किसी भी कीमत पर। इसी बीच 2 रेस्क्यू टीम के सदस्य कार्गो बे में पहुंच चुके थे। जब उनकी नजर वहां रखे अजीबोगरीब जीवों के सैंपल पर पड़ी तो वे हैरान होकर चुप रह गए। उनमें से एक को तो यह तक पता नहीं चला कि ऊपर से एक कीड़ा गिरकर उसके कपड़ों में घुस गया है। दोनों ओर गहराई में खोज करने का सोच ही रहे थे कि साइबोर्ग पीछे से हाथ में पिस्तौल लिए आ खड़ा हुआ। वह उन्हें नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता था, लेकिन वह यह भी नहीं चाहता था कि वे कार्गो बे की तलाश जारी रखें। तो साइबोर्ग ने उन्हें मजबूर किया कि वे अपने हथियार नीचे रख दें और फिर दोनों को खंभे से बांध दिया। काफी मुश्किल से साइबोर्ग वहां से गया तो रेस्क्यू टीम के दोनों सदस्य सोचने लगे कि अब खुद को कैसे आजाद करें। अचानक उनमें से एक को महसूस हुआ कि उसके चेहरे पर कुछ रेंग रहा है, लेकिन उसके हाथ पीछे बंधे होने के कारण वह बिल्कुल भी विरोध नहीं कर सका। अगले ही पल वह कीड़ा उसकी गर्दन में घुस गया। काटे गए सैनिक ने जल्दी ही होश खो दिया और बाकी बचे उसके साथी का भी ठीक यही हाल हुआ। इसी बीच 3 उड़नयान उस जहाज के हादसे वाली जगह पर उतरे। उनमें से धीरे धीरे कुछ युवा बाहर निकले।
वे सभी टॉप फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन जीनियस कंपनी की नवीनतम तकनीक से बने हाइब्रिड मानव थे। साइबोर्ग से अलग इनके दिमाग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नहीं बल्कि असली इंसानी चेतना से लैस थे। उनकी अगुवाई कर रही थी एक लड़की, वेंडी। वह मूल रूप से 12 साल की बच्ची थी, लेकिन एक लाइलाज बीमारी के कारण उसके पास जीने के लिए कुछ ही दिन बचे थे। तभी जीनियस कंपनी ने उसे अपनी हार्ट शेप टेक्नोलॉजी के प्रयोग के लिए चुन लिया, जिसमें वेंडी की सारी यादें और चेतना एक साइबोर्ग शरीर में स्थानांतरित कर दी जाती हैं। सर्जरी बेहद सफल रही। वेंडी ने अपनी पुरानी सोच और भावनाएं बनाए रखीं, साथ ही उसे इंसानों से कहीं ज्यादा ताकत और क्षमताएं मिल गईं। इस प्रयोग की सफलता के बाद जीनियस कंपनी ने ऐसे दसियों हाइब्रिड बनाए, लेकिन कंपनी के सीईओ का अब भी सबसे ज्यादा भरोसा पहले हाइब्रिड वेंडी पर ही था। इसके बाद वैज्ञानिक हेटर ने उसके शरीर में एक सुपर कंप्यूटर भी इम्प्लांट कर दिया और वेंडी की एक नई आदत बन गई, दुनिया भर के निगरानी कैमरों में हैक करके कभी भी कहीं भी अपने भाई हर्मिट की लोकेशन देख लेना। भले ही अब वेंडी पहले वाली छोटी बच्ची नहीं रही, लेकिन बचपन में भाई के साथ बिताए सहारे और अपनापन भरे पल उसकी यादों से जरा भी फीके नहीं पड़े। फिर एक दिन उसे अचानक पता चला कि उसका भाई एक मिशन पर भेजा गया है, उस रहस्यमयी क्रैश हुए जहाज की जांच करने। अपने सुपर कंप्यूटर दिमाग से वेंडी ने तुरंत महसूस कर लिया कि यहां कुछ बहुत बड़ा खतरा छुपा है। इसलिए वह फौरन कंपनी के सीईओ के पास गई और अनुमति मांगी कि वह भी उस जहाज पर जाकर रेस्क्यू मिशन में शामिल हो। भले ही वह जहाज जीनियस कंपनी का नहीं था, लेकिन जिस ट्विन टावर से जहाज टकराया था वह पूरी तरह से कंपनी के सीईओ की निजी संपत्ति थी। यह युवा सीईओ भी उत्सुक था कि नए प्रकार के हाइब्रिड इंसान खतरे की स्थिति में किस तरह की भावनात्मक प्रतिक्रिया देंगे। इसलिए उसने वहीं मौके पर वेंडी के मिशन की मांग को मंजूरी दे दी। इसी समय जहाज के भीतर मौजूद रेस्क्यू टीम को भी कुछ गड़बड़ होने का एहसास होने लगा। स्लीप पॉड में पड़े कई शव ऐसे नहीं लग रहे थे जैसे उनकी मौत टकराव से हुई हो। हर्मिट ने खून की स्थिति देखकर अंदाजा लगाया कि इन लोगों की मौत कम से कम 1 हफ्ता पहले हुई थी, और यह भी कि उनके शरीर के अंदर से कुछ बाहर निकल चुका था। उसे लग रहा था कि यह जहाज हर जगह किसी रहस्यमयी खतरे से भरा है। तंग और अंधेरी गलियों से होते हुए रेस्क्यू टीम जहाज के मेडिकल रूम में पहुंची, जहां फिर से कई लाशें पड़ी थीं। हर्मिट ने मेडिकल रिकॉर्ड चेक किया और पाया कि कुछ हफ्ते पहले ही एक क्रू मेंबर के शरीर में अनजान जीवों ने प्रवेश कर लिया था। यह देख टीम के सभी सदस्य सन्न रह गए। स्पष्ट था कि यह जहाज किसी एलियन प्रजाति के हमले का शिकार हुआ था। फिर भी उन्हें अपना रेस्क्यू मिशन जारी रखना था। जहाज के निचले हिस्से से गुजरते हुए टीम इमारत के केंद्रीय हिस्से में पहुंची। उन्होंने सोचा कि फायर एग्जिट के रास्ते सबसे निचले तल तक पहुंचा जाए, लेकिन कुछ ही कदम आगे जाने पर सामने का रास्ता पूरी तरह टूट चुका था। टीम लीडर सबसे पहले उस दरार को पार करने लगा। तभी सिर के ऊपर बने छेद से अचानक आवाज आई। उसने जैसे ही पिस्तौल निकाली, एक भयानक डरावना सिर बाहर झांक गया। हर्मिट के पास भागने का मौका नहीं था। वह सीधे ऊपर से गिरकर निचली मंजिल पर आ धपा। खुशकिस्मती से उसकी प्रतिक्रिया तेज थी। वह तुरंत उठकर भागने लगा और किसी तरह लिफ्ट के जरिए उस खतरे से बच निकला, लेकिन वह अंदर से पूरी तरह सहम चुका था। तुरंत वॉकी टॉकी उठाकर उसने मदद के लिए पुकार लगाई। उसी समय अभी अभी घटनास्थल पर पहुंची वेंडी और उसकी टीम लिफ्ट में मौजूद हर्मिट को देख लेती है। सफेद बालों वाला टीम लीडर वेंडी की खास क्षमताओं से वाकिफ था, इसलिए उसने उसे अपने भाई को खुद बचाने की इजाजत दे दी। यहां तक कि उसके साथ एक टीम मेंबर को भी भेज दिया ताकि वह उसकी मदद कर सके। बाकी के हाइब्रिड सदस्य एक टीम बनाकर स्पेसशिप के अंदर की ओर बढ़ गए। सफेद बालों वाला लीडर बतौर टीम हेड अच्छी तरह जानता था कि यह सिर्फ एक ट्रेनिंग मिशन नहीं है। इससे भी ज्यादा अहम था कि कंपनी के सीईओ ने इस जहाज की बेहद अहमियत को महसूस कर लिया था, क्योंकि इस जहाज के मालिक ने सबसे पहले फोन करके अपने निजी रेस्क्यू दल को इमारत में भेजने की अपील की थी। जहाज के मैकेनिकल ढांचे ने सीईओ की जिज्ञासा और बढ़ा दी थी। वह भी जानना चाहता था कि इस रिसर्च स्पेसशिप में आखिर ऐसा कौन सा राज छिपा है। सफेद बालों वाला लीडर टीम को लेकर गलियारों से गुजरा और जल्द ही उसने देखा कि छत से उलटा लटक रहा है एक कली जैसा अजीब सा जीव। उसका रूप देखकर साफ था कि वह किसी बाहरी ग्रह से आया है। लीडर ने सोचा कि इसे बाहर ले जाया जाए, इसलिए उसने कुछ लोगों को कंटेनर ढूंढने भेजा जिसमें इसे सुरक्षित रखा जा सके। उनमें से 3 लोग उन सैनिकों वाले कार्गो बे में पहुंचे जहां साइबोर्ग ने उन्हें कैद किया था, लेकिन अब दोनों सैनिकों के शव ठंडे पड़ चुके थे और उनके शरीर में घुसा हुआ परजीवी कीड़ा काफी पहले ही बाहर निकल चुका था। वे सोच ही रहे थे
कि उसे पकड़ना चाहिए या नहीं। तभी उन्होंने देखा कि सामने एक धुंधली आंखों वाली आवारा बिल्ली है, लेकिन पास आने पर समझ आया कि वह भी एक एलियन जीव के कब्जे में है। अचानक एक ऑक्टोपस जैसा राक्षस उसके शरीर से फटकर बाहर निकला और नया होस्ट खोजने लगा। अच्छा हुआ कि उनके साथी ने तुरंत एक स्टील का बड़ा बर्तन उठाकर उसे ढक दिया। शाओ हे नाम का हाइब्रिड पूरी ताकत से उस पर दबाव डालकर बैठ गया, लेकिन गलियारे के बाहर खड़े लीडर को अपने साथियों के लौटने का इंतजार करते करते शक होने लगा। वह जिज्ञासावश कार्गो बे में चला गया और तब उसे एहसास हुआ कि ये एलियन जीव तो हर जगह फैले हुए हैं। सफेद बालों वाला लीडर दरअसल कंपनी द्वारा निर्मित एक मैकेनिकल साइबोर्ग था। उसने एक डेटा केबल उठाई और जहाज के कंप्यूटर से कनेक्ट होकर तेजी से जहाज की संरचना का स्कैन पूरा कर लिया, लेकिन वह यह नहीं देख पाया कि बाहर छत से लटक रही कली जैसी चीज अब एक लंबा सा टेंटेकल फैला रही थी। जो हाइब्रिड इसे देख रहा था वह और समय लेकर इसे समझना चाहता था, लेकिन तभी उसके साथी ने उसे आवाज देकर वहां से बुला लिया। उधर सफेद बालों वाले लीडर को एक बड़ा खुलासा हुआ था। जहाज के एक केबिन में कई अंडाकार वस्तुएं रखी हुई थीं। उसका सहज अनुमान था कि यही इस जहाज की सबसे अहम चीज है, इसलिए उसने तुरंत क्राइसिस रिस्पॉन्स टीम को उन्हें संभालने के लिए बुला लिया। वेंडी और साथी भाई की तलाश में चल रहे थे। अच्छी बात यह थी कि अब तक उनका सामना उस बाहरी ग्रह के राक्षस से नहीं हुआ था, लेकिन जब उन्हें चट्टान के किनारे पर हर्मिट का बैग मिला तो वेंडी समझ गई वो ज्यादा दूर नहीं है। बस लिफ्ट के दरवाजे पर गहरे पंजों के निशान। वेंडी के दिल में डर और बेचैनी भर गए। थोड़ी दूरी पर हर्मिट मदद के लिए लगातार रेडियो पर पुकार रहा था। तभी सामने से एक तेज रोशनी नजर आई। वो एक रेस्क्यू टीम का सदस्य था, लेकिन हैरानी यह थी कि बाकियों का कोई अता पता नहीं था और कम्युनिकेशन भी बंद पड़ा था। हर्मिट ने बताया, यहां एक खतरनाक एलियन घूम रहा है। तभी बगल के कमरे से आवाज आई। दोनों भागकर दरवाजा खटखटाने लगे, पर अंदर तो एक पागलपन भरी पार्टी चल रही थी। यहां तक कि स्पेसशिप के क्रैश की खबर भी इन्हें हिला नहीं पाई थी। जब कोई जाने को तैयार नहीं हुआ, हर्मिट मुड़कर उन्हें और समझाने ही वाला था, पर तभी उसने देखा एलियन उसके साथी के ठीक पीछे खड़ा था। उसके पास बंदूक उठाने का भी वक्त नहीं था। एलियन ने साथी को मुंह में दबोच लिया और हवा में उठा लिया। शोर सुनकर पार्टी वाला मालिक बाहर आया। एलियन ने तुरंत अपने शिकार को छोड़ उस पर झपट्टा मारा। जमीन पर पड़े हर्मिट के कानों में सिर्फ चीखें गूंज रही थीं। जब उसने फिर सिर उठाया तो सामने बस एलियन के चीर फाड़ के बाद की दीवारें और टूटी चीजें बची थीं। वो पार्टी वाला मालिक अब भी रेंगते हुए जान बचाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन अगले ही पल एलियन बालकनी से कूदकर उस पर टूट पड़ा। हर्मिट के संभलने से पहले ही उसकी टांगें एलियन की पूंछ में कसकर बंध गईं। वो बस कुछ ही सेकंड दूर था मौत से। तभी एक चमकदार लेजर बीम आई और जमीन पर गिरकर तड़पते तड़पते शांत हो गया। हर्मिट ने राहत की सांस ली। सामने खड़ा था स्पेसशिप का बचा हुआ साइबोर्ग। हर्मिट ने धन्यवाद कहना चाहा, पर तभी धड़ाम साइबोर्ग ने उसी पर लेजर चला दी। असल में वो बचाने नहीं आया था, उसका एक ही मिशन था, कार्गो को सुरक्षित रखना। उसने फौरन फ्रीज गन से एलियन को पैक किया और उसे घसीटते हुए कार्गो रूम की ओर बढ़ गया। जैसे ही वो लिफ्ट में दाखिल होने वाले थे, तभी सामने से 3 रेस्क्यू टीम के सदस्य आ गए। वे असल में लोगों को बचाने आए थे, लेकिन पैकेज में हलचल देख उन्होंने तुरंत तय कर लिया कि सामने खड़ा बायोक्लोन एक खतरनाक इंसान है। बायोक्लोन ने पूरी तरह सहयोग करते हुए मुड़कर खड़े होने का इशारा किया, लेकिन उसके मुंह से मुश्किल से निकला, तुम्हें चिंता मुझसे नहीं करनी चाहिए। उसकी बात अभी पूरी भी नहीं हुई थी कि वो महामारी का जीव बंधन तोड़कर बाहर निकल आया, और जैसे ही वह बायोक्लोन से निपटने की तैयारी करने वाला था, अचानक पीछे से गालियों की आवाज ने उसका ध्यान खींच लिया। बस बायोक्लोन वहीं खड़ा रह गया, चारों तरफ बिखरी लाशों को खाली नजरों से देखते हुए। उधर वेंडी और उसका साथी पहले ही पार्टी की जगह पर पहुंच चुके थे। दीवारों पर चिपकी हुई मांसल परत को देखकर भले ही वे इंसान न हों, सबके पेट में उथल पुथल मच गई। थोड़ी ही दूरी पर हर्मिट आखिरकार बेहोशी से जाग उठा। उसकी नजर मंच पर रखी प्राचीन बेसबॉल पर पड़ी और उसे अचानक याद आ गया कैसे वो अपने पिता के साथ मैच देखने जाया करता था। हर्मिट की आंखों में उदासी थी। तभी स्क्रीन पर वेंडी का मुस्कुराता चेहरा उभरा। यह उसके पुनर्जीवित होने के बाद पहली बार था जब उसने अपने भाई को देखा। वो समझ नहीं पा रहा था कि कैसे सामने आए। तभी उसके ईयरपीस में सफेद बालों वाले टीम लीडर की आवाज गूंजी, वेंडी को उन अंडों के पास जाने के लिए कहो और बचाव दल के आने से पहले वहां से किसी भी व्यक्ति या जीव को जाने मत दो।
टूटे फूटे गलियारों से गुजरते हुए एक साथी ने आखिरकार हर्मिट को याद दिलाया, ये तुम्हारी बहन वेंडी है। वेंडी ने नाराज होकर साथी को वहां से भगा दिया, फिर समझाया कि वह मरी नहीं थी, बस कंपनी ने सबको छुपाकर रखने को कहा था, इसलिए इतने समय तक भाई से नहीं मिल पाई। लेकिन हर्मिट मान नहीं पा रहा था, क्योंकि उसकी यादों में उसकी बहन तो लाइलाज बीमारी से मर चुकी थी। जब तक वेंडी ने एक के बाद एक वे सारे छोटे छोटे राज नहीं गिना दिए जो सिर्फ भाई बहन को पता होते हैं, हर्मिट ने अनमने मन से उसकी मौजूदगी को स्वीकार किया। इसी दौरान वे उस जगह पहुंच गए जहां बाहरी ग्रह के अजीब अंडे रखे थे। अगर सब सही था तो ये सारे उसी महामारी के बच्चे थे। वेंडी के सुपर दिमाग ने महसूस किया कि कोई चीज तेजी से उसकी तरफ बढ़ रही है। वो अभी सोच ही रही थी कि मामला क्या है कि अचानक एक एलियन बाहर कूदा और सीधे उसके भाई हर्मिट को मुंह में दबाकर ले गया। इसमें कोई शक नहीं था, वेंडी का मुख्य मिशन फिर से अपडेट हो गया था। अब उसे उस भाई को बचाना था जिससे उसका मिलना आधे घंटे से भी कम समय पहले हुआ था। यही थी एलियन अर्थ की पहली और दूसरी कड़ी की कहानी। इस सीरीज की आगे की कड़ियां हर हफ्ते एक एक करके आएंगी। पहली 2 कड़ियों की क्वालिटी देखकर लगता है कि इसे फॉलो करना वाकई मजेदार रहेगा। अगर आपको यह पसंद आई हो तो कृपया ज्यादा से ज्यादा लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि आगे की कहानी का अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके।